अब हम इसका शुरू करते हैं लेक्चर टू। लेक्चर टू में वी विल कवर जनरल एक्सेप्शंस। तो जनरल एक्सेप्शंस में सबसे पहले हम इसका कवर करते हैं डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ओके, ये होता है, ये है हमारा सेक्शन 76 टू सेक्शन 79। तो person bound by law or believing himself to be bound by law of mistake of fact गुड फेथ में कोई एक्ट कर देता है। पर्सन है, ठीक है, वो लॉ से बाउंड है। मान लो कोई ऑफिसर है, सीनियर ऑफिसर है या जूनियर ऑफिसर है, पुलिस ऑफिसर है, ठीक है, उसको कोई बोल रहा है कि ये पर्सन है, इसने चोरी करी है, ठीक है। अब पुलिस ऑफिसर को क्या लगा कि भाई इसने चोरी करी है, सी ने चोरी करी है, तो वो सी को पकड़ के पुलिस स्टेशन ले आता है, बट सी ने चोरी नहीं करी होती। अब इसमें जो पुलिस ऑफिसर है उसको क्या हो गया, उसको क्या मिलेगा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिलेगा, क्योंकि उसको किसी ने ऐसा बोला था और वो लॉ लॉ में बाउंड था उस वक्त कि भाई इसने चोरी करी है तो मुझे उसको पकड़ना होगा। वो भाग रहा है, ये मेरे को बोल रहा है तो मुझे उसको पकड़ना होगा, तो उसने गुड फेथ में एक एक्ट कर दिया। अब उसने गुड फेथ में वो एक्ट कर दिया, तो उसको उसकी सजा नहीं मिलेगी क्योंकि उसका कोई इंटेंशन नहीं था, उसने एक्ट जस्ट उस वो बाउंड था लॉ के लिए, और मिस्टेक ऑफ फैक्ट उसको किसी ने बोल दिया था, उसका तो उसको गलत जानकारी थी, ठीक है। तो इसमें उसका नहीं होगा, उसमें उसको नहीं मिलेगी, मतलब पनिशमेंट उसको नहीं मिलेगी। इट इज अ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। पर्सन बाउंड बाय लॉ, पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 11 में, गुड फेथ की डेफिनेशन सेक्शन 52 में है। एक्टर, अब इसकी लॉ इज नॉट विदाउट एक्सेप्शंस, मैंने आपको पहले ही बोल दिया था। तो टू एक्सेप्शंस होते हैं इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट के। अब वो क्या क्या होते हैं वो देखते हैं। when responsible inquiry would have elicited the truth, for example a man marries believing divorce granted of previous marriage but not granted। अगर तुम थोड़ी सी भी इंक्वायरी कर लेते, जो एक नॉर्मल सिटीजन करता है, जो एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग करता है, तो तुम्हें ट्रू फैक्ट्स पता लग जाते। बट तुमने थोड़ी सी भी इंक्वायरी नहीं करी, तो लॉ इज नॉट फॉर द लेजी पीपल, ये भी है। तो लॉ इज नॉट, लॉ में एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस, एक्सेप्शंस पे एक्सेप्शंस है। तो लॉ क्या है, लॉ हमारे लेजी लोगों के लिए भी नहीं है। तो अगर आप ऐसा, अगर वो एक बार उसके डाइवोर्स डिक्री देख लेता तो उसको पता लग जाता, बट उसने वो नहीं देखी, तो फिर वो उसके लिए फिर उसको क्या कर सकता, उसको ब्लेम नहीं कर सकता, बिकॉज यू हैव टू बी ऑल्सो नॉट लेजी, यू जो हैव टू बी एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग प्रूडेंस यूज करते हो, वो आपको यूज करनी पड़ेगी। When the act is penalized by a statute without reference to the mind of the wrongdoer, example, इसको हम एग्जाम्पल से पढ़े, ऐसे आपको समझ नहीं आएगा। सेलिंग ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड स्टफ्स हैज बीन मेड एन ऑफेंस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन है, मतलब कि अडल्ट्रेटेड फूड मतलब कि उसमें मतलब मिलावटी खाना, ठीक है, वो क्या है, ऑफेंस है। नो डिफेंस दैट द वेंडर वाज इग्नोरेंट ऑफ द नेचर सब्सटेंस और क्वालिटी ऑफ द फूड सोल्ड बाय हिम। जैसे कि रेस्टोरेंट होते हैं आजकल, तो जोमेटो पे बहुत चल रहा है, किसी में छिपकली, रेलवे के खाने में भी कुछ मिला है, तो उसमें तुम वो डिफेंस कर सकते, हमें नहीं पता कहाँ से आ गया, या ये दाल खराब थी हमें नहीं पता, या किसी रेस्टोरेंट में कम क्वालिटी का, अच्छी क्वालिटी का नहीं हो रहा, बेकार हो रहा है, जिससे लोग बीमार, फूड पॉइजनिंग हो रही, तो तुम उसका वो नहीं कर सकते कि हमें नहीं पता ये कहाँ से आ रहा है, हमें तो ऐसे ही मिल गया, हमारी गलती नहीं है, हमें तो दुकानदार ने दिया तो हम तो उसको लिया। यू हैव टू चेक बिकॉज सेफ्टी, बिकॉज द पीपल आर ट्रस्टिंग यू। सो उसमें आप इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट को यूज नहीं कर सकते हो। सी सम थिंग्स आर जस्ट बिकॉज उसमें हम इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट यूज नहीं कर सकते, जैसे कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉट एक्सक्यूज। इसका यहाँ पे मैंने लीगल मैक्सिम, जैसे कि अभी मैंने आपको ड्रग वाला केस समझाया था पिछले लेक्चर में, तो आप ये नहीं कह सकते मुझे नहीं पता था कि भाई ये लॉ बन गया। इग्नोरेंस ऑफ लॉ, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट इज एक्सक्यूजेबल, इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट लेकिन एक्सक्यूजेबल है, बट उसकी भी एक्सेप्शंस है। लॉ में बिना एक्सेप्शंस के कुछ नहीं होता, बट ignorance of law is not excusable। ओके, ignorance of fact is excusable, यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ के अपने दिमाग में बैठा लेना। अब
इसका केस है स्टेट ऑफ उड़ीसा वर्सेस राम बहादुर थापा 1960 उड़ीसा हाई कोर्ट। इस केस को फेमसली इसको घोस्ट केस के नाम से भी जाना जाता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का ही मिस्टेक ऑफ फैक्ट टू बी एन एक्सक्यूज का ही केस है। मस्ट बी mistake in respect of material fact, a fact essential to constitute a particular offense। मतलब कि ऐसा कोई नहीं होना चाहिए कि भाई मतलब कि कोई छोटे से ही जैसे पुलिस वाले को चोर दे, उसने बोला चोर है, वो खड़ा है आराम से, तो नहीं, वो भाग रहा है, उसके हाथ में उस पर कोई सामान भी है, ओके, बट हो सकता है वो सामान वो किसी को देने के लिए जा रहा हो, ओके। तो इसी तरीके से वो मटेरियल फैक्ट होना चाहिए। ऐसा ही नहीं आपने देखा उसने बोल दिया भाई वो चोर है, वो आराम से खड़ा कुछ कर भी नहीं रहा, आपने उसको जाके ऐसे ही पकड़ लिया, दैट इज नॉट, ठीक है। वो एक मटेरियल फैक्ट होना चाहिए, इसेंशियल फैक्ट होना चाहिए कि भाई ये फैक्ट कॉन्स्टिट्यूट करेगा क्राइम के लिए। वो भाग रहा है, उसके हाथ में सामान है, दोनों चीजें क्लियर हो रही है, उसका इंटेंशन भी कि वो बच के भाग रहा है, उसके हाथ में सामान है, उसका एक्ट भी क्लियर हो रहा है कि वो चोरी करके, तो मैंसी और एक्ट्रेस रियस दोनों क्लियर हो रही है, तो क्राइम कॉन्स्टिट्यूट ऑफेंस, क्राइम कॉन्स्टिट्यूट हो गया तो ऑफेंस बनेगा, ठीक है। तो दोनों फैक्ट मटेरियल फैक्ट है, बट सेम वो खड़ा है, उसके हाथ में कोई सामान नहीं है, तो हाउ इट कैन बी थेफ्ट? तो इट इज नॉट अ फैक्ट दैट विल कॉन्स्टिट्यूट अ क्राइम, सो इट विल नॉट बी एन ऑफेंस। सिंपली अगर आप एग्जाम्पल से पढ़ोगे ना, लॉ इज वेरी इजी, लॉ इज वेरी इजी, जस्ट पुट एग्जाम्पल्स इन योर डेली लाइफ। मैंने जब लॉ पढ़ रही थी तो मैं यही करती थी, मैं डेली लाइफ के जैसे न्यूज देख रही हूँ, इसमें लॉ डाल दी, यार इसमें कौन सा सेक्शन लगेगी, ये क्राइम हो रहा है, ये रिपोर्टर ऐसा बोल रहा है। जैसे जिस टाइम मैं लॉ कर रही थी उस टाइम अर्नब अर्नब गोस्वामी का बहुत ही मैटर हाईलाइट हो रहा था, यार ये क्या हो रहा है, इसमें कौन से सेक्शंस लग सकते हैं। जस्ट पुट योर, मतलब आपके आसपास लॉ ही घूमनी चाहिए, आपके दिमाग के आसपास लॉ ही घूमनी चाहिए, यार इसमें कौन से सेक्शंस लग सकते हैं। अच्छा, हम क्लास में बैठे हैं, ठीक है, टीचर ने कोई सिचुएशन बोल दी, इसमें कौन सा सेक्शन लग सकता है। हम बस में जा रहे हैं, सामने कोई एक्ट हो रहा है, यार इसमें कौन से सेक्शन लग सकते हैं। हर टाइम आपका ना दिमाग लॉ से ही घूमना चाहिए। अगर मान लो हम कोई मूवी भी देख रहे हैं, मूवी में कुछ हो रही है, कोई क्राइम हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, यार इसमें कौन से सेक्शंस लग सकते हैं, इसका कोई लॉ भी है या नहीं है। बहुत सारे लॉ हमें पता ही नहीं होते हैं, इसका कोई लॉ भी है या नहीं है। इस तरीके से जब तक आप अपना दिमाग लॉ के अराउंड रिवॉल्व नहीं करोगे ना, यू विल नॉट लॉ। क्योंकि अगर कोई चीज हमसे कब प्यार करेगी, जब हम उस चीज से प्यार करेंगे, तो यू हैव टू लव द लॉ। और लॉ बहुत इंटरेस्टिंग है, जब आप ऐसे करना शुरू करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आपको ऐसा लगेगा और यार ये चीज तो मुझे पता ही नहीं थी, मुझे अब ये चीज भी पता लग गई, अच्छा ऐसा भी लॉ होता है, इस चीज के लिए भी लॉ होता है, अच्छा इसकी क्या पनिशमेंट होती है। अगर आप ये सारी चीजें देखना शुरू करोगे ना, यू विल फाइंड द लॉ वेरी इजी। और जब मैं एलएलबी कर रही थी दोज डेज, मेरे अंदर एक अलग ही, वो मेरे अंदर अब भी है कि मुझे लॉ से रिलेटेड जितनी भी सीरीज मूवीज देखो और उसमें तुम अपना दिमाग घुसाओ, यार इसमें क्या हो सकता है, अच्छा ऐसा भी होता है, ये लॉ है, अच्छा इसके साथ ये हो गया, अब इस पे क्या लग सकता है। ऐसा अपना कोई न्यूज आर्टिकल पढ़ रहे हो, हम जो भी बच्चे जुडिशरी की तैयारी करते हैं दे ऑल रीड न्यूज़पेपर्स, ठीक है, कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो, उसमें कोई यार इसमें क्या लग सकता है, ऐसे में पुलिस क्या एक्शन ले सकती है, किसी की कोई एफआईआर, जय भीम मूवी उसको देखो, उसमें आपको कितना सही लॉ की रेफरेंस मिलती है, कितने सारे राइट्स होते हैं जो उसमें वायलेट होते हैं लोगों के, जो उसको कैद करके रखता है पुलिस वाला, उसमें कितने सारे जो राइट्स होते हैं लोगों के वो वायलेट होते हैं। वहां से चीजें देखो, अच्छा यार ये देखो इनके कितने राइट वायलेट हुए। अपना जब तक आप दिमाग लॉ में नहीं घुसाओगे, हर जगह लॉ नहीं देखोगे, तो लॉ भी आपके आसपास नहीं घूमेगी। ओके, लॉ में बहुत एक्सेप्शंस होते हैं, आप जितना रोज लॉ को पढ़ोगे उतना कम है। तो अपना रोज का दिमाग अगर आप लॉ में लगाते रहोगे तो खुद ही घूमेगा। कोई आर्टिकल पढ़ लिया, उसी में देख लो यार इसमें कहाँ लॉ लग सकता है। इट विल बी वेरी इजी फॉर बोथ ऑफ, फॉर यू फॉर लॉ एंड फॉर यू टू मैनेज विथ, टू कॉप अप विथ, ताकि आप एक दूसरे से कॉप अप कर सको, लॉ आपके साथ कॉप अप कर सके और आप लॉ के साथ कॉप अप कर सको, ठीक है। इंटर्नशिप्स में बहुत अच्छा होता है, क्योंकि इंटर्नशिप्स में क्या होता है, हम डेली केसेस देखते हैं, हमें पता लगता है अच्छा यार ये सेक्शंस है, ऐसे केसेस होते हैं, इतना टाइम लगता है, ये केसेस ये सेक्शंस हम लगा सकते हैं अगर कोई बात हो तो, वी कैन डू दिस थिंग्स, ओके। अब आता है अगला हमारा डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, सेक्शन 18।
ये मैं आपके सामने हाईलाइट इसलिए कर रही हूँ ताकि ना आपको भी थोड़ा वो, वरना आप ऐसे ऐसे करते करते, इसलिए ना मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रही हूँ। डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट, ठीक है। अब पर्सन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून, ये मैंने बेयरक से ही डेफिनेशन तोड़ रखी है, आपको बेयरक खोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पर्सन by accident or misfortune. Accident must be outcome. Lawful act done in lawful manner by lawful means the act must have done with proper care and caution. कोई गाड़ी चला रहा है, उसकी गाड़ी की स्पीड बिल्कुल जो रोड की, मतलब कि रोड पे स्पीड की वो दे रखी है, कितनी स्पीड होनी चाहिए, उसकी अंदर ही है, एकदम से कोई आदमी उसके सामने आ जाता है, ही गॉट हिटेड बाय हिज कार, उसकी कोई गलती नहीं है, बिकॉज ही वॉज ड्राइविंग at the speed which is given by the law, which is given by the government, which is given by the authorities. So this is defense of accident, कि वो आदमी एकदम से मेरे सामने आ गया and he got died, like it happens on the highway, on any other thing. We are under the law, we are doing our duty, but it happens sometimes. Yeah, this is a misfortune, like doctors do. Defense of medical necessity is, it is a different topic, but like doctors, they पहले ही वो आपसे साइन करा लेते कि इस केस में मौत भी हो सकती है, ओके। तो दैट इज अ डिफरेंट टॉपिक, बट जस्ट आई एम टेलिंग यू, ओके। सो इस तरीके से होता है डिफेंस ऑफ एक्सीडेंट। अब अगला है हमारा डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। अब अगर हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी की बात करें, लेट मी बोल्ड इट फॉर यू, वेट अ मिनट। डिफेंस ऑफ नेसेसिटी, अगर हम इसको देखें तो इसके आपने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे होंगे, कि मान लो अगर मैं एक तरफ कार को लेके जाती हूँ, मेरे पास एक ऑप्शन है, ठीक है, मेरी कार में 5 लोग हैं, अगर मैं एक साइड कार को लेके जाती हूँ तो मैं एक इंसान की हत्या कर रही हूँ, अगर मैं दूसरे साइड लेके जाती हूँ तो वहां पे 5 लोग मर जाएंगे, तो उस टाइम पे हम क्या करें? दैट इज डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। इसका लीगल मैक्सिम है क्वाइड नेसेसिटी इज नॉट बट लीगम, नेसेसिटी नोज नो लॉ, नेसेसिटी में नहीं पता होता। अब उस टाइम पे कोई भी देखेगा तो भाई 5 लोगों की ज्यादा जान प्यारी है एस कंपेयर टू 1। अगर अब इसको मैं दूसरी नजर से डालूं, इसमें हमेशा नंबर नहीं होता, मान लो वो 5, उसमें से 4 टेररिस्ट है, ठीक है, और एक एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, he was driving the car and he has hold but he has a gun point on the hand. If he has to save his life, he has to also save the 4 terrorist life and kill the one innocent person. So that is also what to do now. Instead of killing one innocent, kill 4 terrorists and save his life, or um, instead of saving one person life, save 4 terrorists and save his own life. That is also the question. Okay, so जितना लॉ को आप अगर घुमा के पढ़ोगे ना, उतने आपके ज्यादा दिमाग के, मतलब उतने आपके दिमाग को लॉ के बारे में पता लगेगा। तो हमेशा ना एक सिचुएशन में मत अटको, सिचुएशन को अपने आप बनाते रहो। अच्छा अगर ऐसा हो गया जैसे मैंने अभी बने, फिर क्या होगा, ठीक है। अब इसका केस है यूएस वर्सेस होम्स 1832। इस केस में हम डिफेंस ऑफ नेसेसिटी के बारे में पढ़ते हैं। इन दिस केस अ लॉन्ग बोट वाज कंटेनिंग पैसेंजर एंड द बोट वाज गॉट इन अ सिचुएशन ऑफ स्टॉर्मी सी। एक लॉन्ग बोट थी, उसमें बहुत सारे पैसेंजर थे और वो एक स्टॉर्मी सी में फंस गई। टू प्रिवेंट द बोट फॉर बीइंग स्वैम्प्ड, मेंबर्स ऑफ द क्रू थ्रू सम ऑफ द पैसेंजर्स ओवरबोटेड। उन्होंने किसके लोगों को फेंक दिया ताकि बोट डूबे ना। After reaching to the island, the captain of the ship wanted defense of necessity under IPC section 81. But the defense of necessity is not given in that case, because captain cannot sacrifice the life of fellow passenger. There were other ship captains also, chief captains also. He could sacrifice his life as he knows how to deal in that situation.
अगर वो कैप्टन वगैरह उनको आते नेवी में रहते, नेवी सॉरी वाटर में, कि हाउ टू सेव, बट उसने पैसेंजर्स की लाइफ दी, तो दैट इज नॉट ए नेसेसिटी टू सेव योर ओन लाइफ। ओके, अब आता है हमारा अगला, डिफेंस ऑफ इन्फेंसी, सेक्शन 82 एंड सेक्शन 83। मैटिया सप्लैट ऑक्टाटम, डिफेंस इन एज सप्लाइज एमएलएस, ये हम बाद में अच्छे से पढ़ेंगे, इसके मैंने नोट्स बना रखे सेक्शन 82। इसमें एक चाइल्ड का सेक्शन, मतलब सेक्शन बोल रही हूँ 8 7 बिलो 7 का, ठीक है, ये मैं आपको बाद में अच्छे से पढ़ाऊंगी। अच्छा, यहीं पे मैंने आपको दे रखा है, सॉरी, बट मैंने इसको बाद में भी दे रखा है, अब भी दे रखा है, मैं आपको दोनों बार पढ़ाऊंगी। तो सेक्शन 82 इज एब्सोल्यूट इम्यूनिटी। 7 साल से नीचे का बच्चा कोई भी क्राइम करता है, मतलब कुछ भी एक्ट करता है और वो क्राइम होता है, तो उसको कोई भी सजा नहीं मिलेगी, क्योंकि एज पर द लॉ 7 साल से छोटे के बच्चे में इतनी समझ नहीं होती कि वो अपनी इंटेंशन, क्रिमिनल इंटेंशन फॉर्म कर सके। ठीक है, चाइल्ड शुड बी बिलो 7 years ऑफ एज। लेकिन इंग्लिश लॉ में क्या होता है, बॉय की 14 एज और गर्ल की 20। चिल्ड्रन अबव दिस एज आर लाइबल अंडर इंग्लिश एंड रोमन लॉ। The children before they attend this age are known as dolly in capex। इसको मैंने इसमें इंग्लिश में लिख रखा है, बट एज द लीगल टर्म इसको देखोगे तो इस मैं आपको यहाँ पे लिख भी देती हूँ, डॉली इन कैपेक्स। ओके, इन इंडिया चाइल्ड, कोई भी कुछ भी वो एक्ट करता है, नथिंग, कुछ भी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसके अंदर इतनी समझ ही नहीं होती, उसे कोई करा है या वट एवर द थिंग्स आर, उसने गलती से कर दिया, कुछ भी हो, ही विल नॉट बी लाइबल। अब आता है सेक्शन 83, इट इज एन एक्सेप्शन नॉट टू 7, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं बिलो 7 year का। अब इसमें हम बात करते बच्चे 7 साल से नीचे और 12 साल से 7 साल से लेके 12 साल तक के बीच में जो बच्चे होते हैं, 12 साल से कम और 7 साल से बड़े, उनके भी, क्योंकि उनमें सफिशिएंट मेच्योरिटी हर बच्चे में नहीं होती, तो उस केस में क्या करेंगे, हम फैक्ट्स ऑफ द केस को एनालाइज करेंगे कि इसने इसमें इंटेंशन फॉर्म करी है या नहीं करी है। वो हमें किससे पता लगेगा, केस के फैक्ट से। अब ये वाला केस देखते तो आपको पता लगेगा। 2 केसेस है, मैंने इसमें 2 केस स्टडी करी है, इसको देखते हैं। कृष्णा वर्सेस स्टेट 1883। ओके, इन दिस स्केल ये चाइल्ड बिलो 7 years का है, और फिर ये आपका नीचे 7 to 12 years का है। ओके, इन दिस केस अ चाइल्ड अबव, सॉरी 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 सॉरी, उसी का इसी के दोनों, अच्छा है, क्योंकि उसके तो हो ही नहीं सकते, 7 साल से नीचे का कोई केस ही नहीं जाएगा। इन दिस केस अ चाइल्ड अबव 7 years ऑफ एज स्टोलन अ प्रॉपर्टी एंड इमीडिएटली आफ्टर स्टीलिंग ही सोल्ड द प्रॉपर्टी। It was clear from his act that he is enough mature to understand the consequence of his act as he sold it। उसने चोरी तो करी, चोरी करने के बाद उसने इमीडिएटली उसको सोल्ड भी कर दिया। तो इससे क्या पता लगता है, इससे यही पता लगता है ना कि उसको ये चीज, मतलब उसको पता था उसने गलत काम किया, जब भी उसने बेची, अगर उसने चोरी की, उसको चीज अच्छी लगी तो उसने अपने पास रख लेते, दैट इज द डिफरेंट। बट उसने इमीडिएटली बेच दी, तो उससे पता लग गया, उसके मन में उसको पता था उसने गलत काम किया, तो उसने इमीडिएट, ही न्यू दैट ही वुड गेट मनी बाय डूइंग दिस एक्ट। नेक्स्ट, उल्ला महापत्रा वर्सेस स्टेट्स। They accused a boy of over 11 years but below 12 years, picked up a knife and threatened to cut the deceased and did actually kill him. It was held that his action could lead to only one interference, namely that he did what he intended to do, and that he knew that one blow inflicted with a knife would effectuate his intention. He was sent to reformatory school for 5 years. Clear था? 11 साल का अगर ऐसे किसी को चाकू से मारा तो ही इज हार्मफुल फॉर द सोसाइटी ना। सो सिंपली द थिंग लाइक दिस। अब मान लो अगर हम ऊपर वाले केस में वो चीज लगा दें, मान लो इसमें बच्चे ने जो 7 साल से ऊपर का बच्चा, इसने चीज चुरा ली, ठीक है, बट इसने कहीं छुपाई नहीं, घर गया, चीज इसने ले ली दूसरे के घर से, घर गया अपने एज इट इज टेबल पे रख दी, तो इसमें तो उसकी कोई इंटेंशन ही फॉर्म नहीं हुई थेफ्ट की। अगर वो घर जाकर उसको छुपाता कहीं जहां उसको कोई ना देख सके, तो उसको पता तो उसने कोई गलत काम किया है,
तो होता, अगर उसने ऐसे ही रख तो कोई फैक्ट्स ऑफ द केस से साफ पता लग रहा है कि उसकी कोई इंटेंशन ही नहीं थी, बस वो चीज को ले आया क्योंकि उसको अच्छी लगी, उसने लाके रख दी। ओके, अब अगला हम चलते हैं डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। पहले इसका केस पढ़ते हैं क्योंकि आपको केस पढ़ के थोड़ी चीजें समझ आएगी, देन आई विल एक्सप्लेन दिस टू यू ऑल। ओके, सेक्शन 84 डिफेंस ऑफ इंसैनिटी। इसका केस है आर वर्सेस आर्नोल्ट। इसको फेमसली इस केस को बोलते हैं वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। In this case, the defendant was tried for wounding and making an attempt on the life of Lord Onslow। मतलब कि वो उसने किसी को मारने की कोशिश की, लॉर्ड ऑन्सलो को। देयर वाज इनफ एविडेंस ऑफ द मेंटल डिरेंजमेंट ऑफ द एक्यूज्ड, कि उसकी दिमागी हालत सही नहीं थी एक्यूज की। इन दिस केस ट्रेसी जस्टिस लेड डाउन द टेस्ट एज फॉलोज। उन्होंने टेस्ट की, मान लो इंसेनिटी का अगर कोई ले रहा है कि भाई मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं थी इसलिए मैंने जाके उसको ना मारने को चाहा, ठीक है, तो इसका फिर टेस्ट होगा, दैट इज नोन एज, ये इन्होंने ट्रेसी जस्टिस ने दिया वाइल्ड बीस्ट है। इफ ही वाज अंडर द विजिटेशन ऑफ गॉड एंड कुड नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन गुड एंड एविल एंड he didn't know what he did, though he committed the greatest offense, yet he couldn't be guilty of any offense against any law whatsoever। उसने किसी सुपर नेचुरेशन पावर, जैसे कई बार कहते नहीं है कि मेरे को ऐसा दिखा तो मैंने इसे कर लिया, और वो उसको ये सही गलत का नहीं पता, बस उसको ये पता था ये इसको करना है, और उसको ये भी नहीं पता था ये ऑफेंस है, ग्रेटेस्ट है, बेशक वो सबसे बड़ा ऑफेंस है बट उसको डिफेंस मिलेगा। This test is known as wild beast test. According to this, a person can escape from liability by reason of unsoundness of mind at the time of commencement of this act, and he was not in a position to distinguish between wrong and right. He didn't know what he did was right or wrong. उस टाइम पर उसको नहीं पता था क्या गलत है क्या सही। नेक्स्ट आता है हमारा insane illusion test, R versus Horrified। Horrified was charged for high treason in attempting the assassination of King George III. In this case, accused was successful in obtaining the verdict of not guilty on the ground of insane delusion, with which the accused were alleged to be suffering. The counsel for the accused pleaded that insanity was to be determined by the fact of fixed insane delusion, with which the accused was suffering, and which were the direct cause of the crime। मतलब कि वो उस टाइम इल्यूजन में था, उसने इल्यूजन में उसके दिमाग में जो चल रहा था उसने उसमें वो कर दिया, उसको नहीं पता था क्या सही है क्या गलत। right and wrong test, Baller's case। In this case, right and wrong test was formulated। In this case, Lee, Blaine, J justice charged jury that it was for them to determine whether the accused, when he committed the offense, was incapable of distinguish right from wrong or under the influence of illusion। इसमें जस्ट जूरी के ऊपर छोड़ा कि उस टाइम वो इस कंडीशन में था कि नहीं था कि वो राइट और रॉन्ग के बीच में डिस्टिंग्विश कर पाए, और वो इल्यूजन में था या नहीं था जब उसने एक्ट किया। In this case, the courts have laid more stress on the capacity of the accused to distinguish right from wrong, though they had not yet definitely formulated this test in very clear terms until the McNaughton's case decided in 1843। This is the journey of McNaughton's case। This is a very highly profile case of डिफेंस ऑफ इंसेनिटी ऑफ मैकनॉटन्स केस। अब हम इसको पढ़ते हैं, आपको बहुत अच्छे से डिफेंस ऑफ इंसेनिटी क्लियर हो जाएगा। ये आपका आता ही आता है, आता ही आता है, लॉन्ग में भी आ सकता है शॉर्ट में भी आ सकता है, इसको आपको अच्छे से रेडी करना है। R versus Daniel McNaughton, 1842, House of Lords Judgment, Lord Tyndall Justice। Facts: in January 1843, at parish of St. Martin, Middlesex, Daniel McNaughton took a pistol and shot Edward Drummond, who he believed to the British Prime Minister Robert Pell wounded him। C, इसमें क्या हुआ? डेनियल मैकनॉटन ने पिस्टल निकाली और एडवर्ड डमरन को मार दिया। किस बिलीव में? उसको लग रहा था कि उसने ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पैल को, उसने बिलीव टू द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट पैल वाउंडेड हिम।
उसको लगा कि ब्रिटिश जो प्राइम मिनिस्टर है रॉबर्ट पेल, उसने उसको क्या बोलते हैं वाउंड किया, ठीक है, मतलब उसको घाव दिया। ड्रमंड died 5 days later. McNaughton was charged with murder. He pleaded not guilty as he was stating that he did the act of under unsoundness of mind. So he was pleading under unsoundness of mind. He was pleading for the defense of insanity under Section 84 of the Indian Penal Code. The medical evidence that was brought forward stated that the persons of otherwise sound mind might be affected by morbid delusion is not a position to understand what is right and what is wrong. In relation to the delusion, their acts may be carried beyond power of their own control. According to this, MacNaughton was not capable of exercising control over his acts under delusion. Evidence brought before the court stated about MacNaughton's condition from which he suffered that a man may on for years quietly under डिल्यूजन्स इन्फ्लुएंसेस को, जब उसके एविडेंस है तो मेडिकल उसमें ये शो भी हुआ कि भाई ये बहुत टाइम से influence में था. As per this, Lord Chief Justice Tinsel stated that the question to be determined is whether at the time the act was committed, MacNaughton was capable of understanding the consequences of his act or not. At the time of the commitment of act, we will consider this only. Okay. Issue. On which condition the defense of insanity should be given to people. If the person under the morbid delusion commits an offense, did murder should be given the defense of insanity or not. MacNaughton was not held liable. He was acquitted. Judges formulated the MacNaughton's rules. This provides a legal definition of insanity. In this, it was said that man who wants to get defense of insanity must show that. These are the rules. It must be clearly proved that at the time of committing the act, the party accused was laboring under such a defect of reason from disease of the mind कि वो उसके दिमाग में वही चल रहा था कि उसको नहीं पता था क्या सही है क्या गलत. He doesn't know the nature and quality of the act he was doing. He didn't know that what he was doing was wrong. उसको नहीं पता था जो वो कर रहा है कि वो गलत है. Irresistible impulse. The test is used to determine. इसी का है ये भी मैक्नॉटन से ही आया है. Determine whether as a result of mental disease the defendant was unable to control his her impulse thus leading to a criminal. कि वो उस टाइम अपने आप को रोक पा रहा है या नहीं रोक पा रहा. जज ने इस पे क्या कहा. Every person is used to be sane or sound mind unless contrary is proved. हर किसी को sane माना जाएगा unless proof होता है कि भाई unsound है. Insane person suffering from insane delusion should be excused. A medical witness should not be allowed to give his evidence if he has not seen the accused or given the accused a statement before the commission of offense. उसी को लिया जाएगा जो उसका इलाज कर रहा था टाइम से. The defense of witness should be given only in case of legal insanity, that is at the time of doing the act the accused is suffering from incapacity because of unsoundness of mind. At the time of doing it, okay, we will consider only this. Because of such unsoundness of mind, he is incapable to know the nature and the consequences of this act or what he is doing either wrong or contrary to the law. उसको नहीं पता तो वो क्या कर रहा है कि वो सही है या गलत है at the time of the commission of that. अच्छा, अब आप इसमें सोचोगे कि मैम इसमें तो वो मर्डर करके उसको डिफेंस नहीं, he is wrong for the society, तो उसको क्या करा जाता है, एक रिफॉर्म सेंटर में रखा जाता है. तब तक वो ठीक नहीं होता. अगर उसके बीच में कहीं भी दिखता है ना कि उसने उस टाइम पे मतलब झूठ बोला था एक भी बार वो सही पाया जाता है तो फिर उसको जेल भेज दिया जाता है. इसकी मूवी भी है नील पॉलिश, G5 पर आप देखना, उसमें डिफेंस ऑफ इंसेनिटी ही यूज किया गया. यू विल गेट टू नो मोर अबाउट दिस फ्रॉम वॉचिंग दैट मूवी. ओके, अब इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं. पर्सन एट द टाइम ऑफ डूइंग इट बाय रीजन ऑफ अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इनकैपेबल ऑफ नोइंग द नेचर ऑफ एक्ट और व्हाट ही इज डूइंग इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रारी टू द लॉ. यही सब हमने समझा. अब आपको और अच्छे से समझ आ गया, इसलिए मैंने कहा था डेफिनेशन हम बाद में पढ़ेंगे. Legal insanity is at the time of doing the act the accused is incapable of knowing the nature of the act will be the result of previous medical unsoundness of mind. ऐसा नहीं उसके कुछ नई डेवलप हो रही है, उसके पहले से रिकॉर्ड्स होने चाहिए. अब इसके हम कुछ इंडियन केसेस देख लेते हैं सो दैट यू विल गेट मोर अंडरस्टैंडिंग. Azharuddin versus the king. The Calcutta High Court has tried to formulate a
थर्ड टेस्ट इन दिस केस, उन्होंने एक थर्ड टेस्ट निकालने को चाहा. इन दिस केस देयर वाज एक्यूज्ड हु सॉ इन हिज ड्रीम दैट ही वाज कमांडेड बाय समवन इन पैराडाइज टू सैक्रिफाइस हिज 5 ईयर ओल्ड सन. उसने अपने ड्रीम में देखा कि उसको कोई एक सुप्रीम पावर ऐसा कह रही है कि अपने तुम 5 साल के बच्चे को सेक्रीफाइस करो, मौत के घाट उतार दो. On the next day, he took his 5-year-old son to Moscow and killed him by thrusting a knife in his throat. उसने मार दिया अगले दिन. Then he went straight to his uncle, but finding a village चौकीदार nearby, took the uncle to take at some distance and then narrated the whole story. वहां पे विलेज का चौकीदार तो उसको दूर ले गया और वहां पे फिर उसने उसको पूरी स्टोरी बताई. The court laid out that in order to get benefit under Section 84, the accused should establish any one of the following 3 elements. उसको इनमें से कोई भी element establish करना होगा. That the nature of the act was not known to the accused. देखो, नेचर उसको पता था, जब भी तो चौकीदार को ऐसे चौकीदार से वरना बता दे तो मेरे तो सपने में आता, क्योंकि उसको पता ही नहीं उसने क्या किया, गलत किया, सही किया, तो उसको बताने में क्या जा रहा है. यहीं से प्रूफ हो गया. गो टू द फैक्ट्स ऑफ द केस. ठीक है. That the act was not known to him to be contrary to law. That the act was not known by him to be wrong. इसका नहीं हो रहा फॉल. The court held on evidence that the third evidence was established by the accused. He believed that his dream was in a reality, though he knew the nature of that it was contrary to law. This was evident from his conduct of not saying what he did in front of the चौकीदार. Okay. Daya Bhai versus Changan Bhai Thakur versus State of Gujarat. The husband and wife gone to sleep. About 3 to 3:30 a.m. the wife cried aloud that she was being killed. 3-3:30 बजे के बीच में आवाज आती है कि वो मर गई है, उसने ऐसा बोला. द नेबर कलेक्टेड इन फ्रंट ऑफ द रूम एंड कॉल्ड अपॉन द एक्यूज्ड टू ओपन द डोर. उन्होंने ऐसे नेबर तो इकट्ठे होंगे, उन्होंने कहा गेट खोलो. व्हेन द एक्यूज्ड ओपन द डोर दे फाउंड वाइफ डेड विद अ नंबर ऑफ वाउंड्स ऑन. उसकी बॉडी पे बहुत सारे घाव थे. सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में हट किया द मेडिकल अनसाउंडनेस द कॉज फॉर विच द इफेक्ट वुड बी लीगल अनसाउंडनेस. फॉर लीगल अनसाउंडनेस प्री एक्सिस्टिंग मेडिकल अनसाउंडनेस शुड बी देयर. इन दिस केस डिफेंडेंट couldn't get a defense of insanity under section 84 as he got failed to prove section 30 इस पे इम्पोज हुआ, क्योंकि वो प्रूफ नहीं कर पाया ना. प्रूफ करना चाहिए तो मैं बहुत पहले से अनसाउंडनेस है, ऐसा नहीं कि मेरे को कल हो गई उसके बाद नहीं, उससे पहले से तुम्हारा रिकॉर्ड चलना चाहिए. नाउ डिफेंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन. आपने बहुत बार सुना होगा मैंने दारू पी रखी थी तो मैंने ये कर दिया, मुझे नहीं पता था, मैंने दारू पी रखी थी इसलिए मैंने ये कर दिया, मुझे होश नहीं था, इट वॉज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंटॉक्सिकेशन. ऐसा हमने बहुत बार देखा होगा, सुना होगा. ओके. सो Section 85. Person at the time of doing it by reason of intoxication incapable of knowing what is either wrong or contrary to law without knowledge or against his will. इसमें भी हम चेक करेंगे क्या उसका इंटॉक्सिकेशन इतनी हाईएस्ट डिग्री का था कि उसको नहीं पता था कि वो क्या सही है या क्या गलत है. ये हम इससे चेक करेंगे. ठीक है. अगर उसका इतना इंटॉक्सिकेशन इतनी हाई डिग्री का था, वी विल मतलब कि ये सारा जितना भी है ना एज पर द फैक्ट्स ऑफ द केस ही डील करेगा. तो हम इसको देखते हैं. 2 टाइप के इंटॉक्सिकेशन होते हैं, एक होता है वॉलेंट्री, एक होता है इनवॉलेंट्री. तो इनवॉलेंट्री में तो नहीं होगा, अगर अंडर इनवॉलेंट्री ठीक है तो उसको डिफेंस मिलेगा. व्हाट इज आइदर रॉन्ग और विदाउट नॉलेज और अगेंस्ट. उसको किसी ने दारू मिला के पिला दिया कुछ भी, अगर उसके विदाउट हिज विल है तो उसमें नहीं. सेक्शन उसने खुद से पिया. ऑफेंस रिक्वायरेगा पर्टिकुलर knowledge committed by one who is when there is a absolute mens rea when the intention is clear in case of voluntary intoxication also.